Good morning students and my dear friends. Today is 23rd of December 2023 Friday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज इट इज ऑफन द स्मॉल स्टेप्स नॉट द जायंट लीप्स दैट ब्रिंग्स अबाउट द मोस्ट लास्टिंग चेंज। और आज के मिंट पेपर की 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है, बिजनेस स्टैंडर्ड की 17 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है और आज के डिस्कशन में हम 17 न्यूज़ आर्टिकल्स ही कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, ग्रुप इंसॉल्वेंसीज टू गेट लीगल ब्लेसिंग। तो ऐसे ग्रुप्स, ऐसे कॉरपोरेट ग्रुप्स, ऐसे कॉन्ग्लोमरेट जो कि इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट नया लीगल फ्रेमवर्क लाने वाली है जिससे कि इस डिसीजन को लेने में आसानी हो, या डिसीजन जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में लिया जा सके कि कौन सा ग्रुप कैसे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जाएगा और उनमें से किन कंपनीज को रेस्क्यू के लिए सेलेक्ट किया जाए। इट मीन्स उन पर दोबारा से इन्वेस्टमेंट किया जा सके, उनको एक बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में ना डाला जाए उस पर्टिकुलर ग्रुप की कंपनी को। It means if the entire group, entire conglomerate, entire corporate group is going for insolvency, then this legal framework will provide the guidelines that which company, which SBU should at least can be saved because of their future potential। तो इसके लिए एक नया लीगल रिजीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार कर रही है और इसके लिए जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं वो आपस में कंसल्टेशन डिस्कशन कर रही है किस तरीके से जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड है उसको एक्सटेंड किया जा सके, उसके रेजोल्यूशन रूल्स को एक्सटेंड किया जा सके फ्रॉम इंडिविजुअल एंटिटीज टू ग्रुप एंटिटीज और द ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस। और अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप इंसॉल्वेंसीज या कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसीज या कॉन्ग्लोमरेट इंसॉल्वेंसीज देखने को नहीं मिली हैं आईबीसी के दौरान। ऐसा कोई नया कंसेप्ट नहीं है। कई सारे जो ग्रुप इंसॉल्वेंसी प्रोसेस हैं वो भी इस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग आईबीसी प्रोविजंस के तहत ट्रिब्यूनल्स ने रिजॉल्व किए हैं। बट जो करंट रिजीम लाया जा रहा है, जो नया रिजीम लाया जा रहा है, उससे कहा जा रहा है कि और ज़्यादा क्लैरिटी होगी ग्रुप कॉरपोरेट्स को और कॉन्ग्लोमरेट्स की इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर्स को लेकर के, जिससे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं डिफरेंट कंपनीज के, ग्रुप कॉन्ग्लोमरेट्स के, उनको उनका इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर किया जा सकेगा। तो जो स्टेक होल्डर्स जैसे कि क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, जुडिशरी, इन सब के बेनिफिट के लिए जो है ये नया रिजीम आएगा। अगर हम देखें सारे स्टेक होल्डर्स को सबका अपना अपना अलग अलग बेनिफिट्स है। क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा सेव होगा, इन्वेस्टर्स हैं उनका वेल्थ जो है वो सेव होगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को भी क्लैरिटी रहेगी, जुडिशरी पर ओवरलोडिंग कम होगी बिकॉज ऑफ द पेंडिंग ऑफ द नंबर ऑफ बैंकरप्सी केसेस ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन। तो कई सारे बेनिफिट्स हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। तो गवर्नमेंट का ही कहना है, या जो गवर्नमेंट नहीं, जो पर्सन इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हुई, गवर्नमेंट के साइड से अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई है इस न्यू लीगल रिजीम को लेकर के। तो ऐसे इंडिविजुअल जो कि इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं उन्होंने एनोनिमिटी के बेसिस पर बोला है कि ये जो भी नए चेंजेस लाए जा रहे हैं, जो नया रिजीम लाया जा रहा है ग्रुप इंसॉल्वेंसी के लिए, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट द इंटायर स्टेक होल्डर ऑफ सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स। और जैसा कि हमने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ के केस में देखा भी था कि आईबीसी के जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उसके तहत कंपनी लॉ कोर्ट ने ग्रुप ऑफ कंपनीज को इंसॉल्वेंसी के लिए, बैंकरप्सी के लिए, रेजोल्यूशन के लिए ऑर्डर भी दिए थे। लेकिन जो प्रपोज रिजीम है इसके तहत जो है ग्रुप एंटिटीज़ के सिलेक्शन की प्रोसेस को डिसाइड किया जा सकेगा। अगर कोई ग्रुप है जिसमें कई सारे एसबीयूज़ हैं, कई सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारी कंपनीज जो है, सारी एसबीयूज़ जो हैं वो इंसॉल्वेंसी में जाए। अगर कोई ऐसी एसबीयू है जिसका फ्यूचर पोटेंशियल है और वो बैंकरप्सी की कैटेगरी में नहीं, या बैंकरप्सी की कंडीशन में नहीं आई, इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में नहीं आई है, तो उस कंपनी को सेव किया जा सकेगा फ्रॉम द इंटायर बैंकरप्सी और रेजोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर। तो फिर ऐसे उससे क्या होगा, तो फाइनेंशियली हेल्दी एंटरप्राइजेज हैं, जो फाइनेंशियली हेल्दी एसबीयूज़ हैं उस इंटायर कॉर्पोरेट ग्रुप में, उनको सेव किया जा सकेगा जो कि एक्चुअली में उस पर्टिकुलर इंटायर ग्रुप में डिफ़ॉल्ट नहीं हुई है या उनका कोई पेमेंट ऑब्लिगेशन डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स हैं वो भी मेंटेन रहेंगे,
जो फ्यूचर पोटेंशियल है कंपनी का उसको देखते हुए, उनके कंट्रीब्यूशन को इंसॉल्वेंसी और उनके डिफ़ॉल्ट, उनके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, उनके डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस को देखते हुए उस कंपनी को दोबारा से रिवाइव किया जा सकेगा, ना कि इंटायर ग्रुप के साथ उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। हालांकि अभी इस पर्टिकुलर प्रोसेस को लेकर के, इस पर्टिकुलर चेंज को लेकर के कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट के साइड से कोई भी प्रेस अनाउंसमेंट नहीं आई है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। ईवी बैटरी स्वैप्स इंडस्ट्री टू चार्ट वे फॉरवर्ड नॉट गवर्नमेंट। तो बैटरी इन ऑपरेटेबिलिटी को लेकर के गवर्नमेंट ने जो पहले प्रपोजल दिया था कि वो पर्टिकुलर बैटरी का साइज और शेप डिसाइड करेगा। इंडिया में अगर ईवी व्हीकल्स की बात करें तो ईवी व्हीकल्स को एक बार लाना इज़ नॉट अ बिग डील। प्रॉब्लम यहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरीज को लेकर के जो चैलेंजेस सबसे बड़े हैं, जहाँ पर किस तरीके से बैटरी जो ईवी बैटरीज, जो ईवी व्हीकल्स की जो बैटरीज हैं उनको चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाएं। इसके अलावा क्या बैटरी स्वैपिंग भी पॉसिबल है? इट मीन्स क्या कोई व्हीकल है जिसकी बैटरी ख़त्म हो गई है तो वो चार्जिंग पॉइंट पे जाकर के या तो चार्ज करे या चाहे तो वो बैटरी स्वैपिंग भी कर सके। इट मीन्स अपनी खाली बैटरी दे करके नई बैटरी अपने सेट में, अपने व्हीकल में लगा सके। तो इस तरह के कई सारे प्लान्स थे गवर्नमेंट के, लेकिन इस इंटर ऑपरेटेबिलिटी के लिए डेफिनेटली जो बैटरी का साइज़ है, शेप है, जितने भी कंपनी जो बैटरी बना रही हैं ईवी व्हीकल्स के लिए, जो बैटरी पैक्स बना रही हैं, उसका जो साइज़ एंड शेप है वो सेम हो सके। मतलब एक तरह की कंपनी अलग अलग ईवी बैटरीज के शेप एंड साइज ना बना, जिससे कि व्हीकल वाइज भी इंटर ऑपरेटेबिलिटी इंश्योर करी जा सके और कंपनी वाइज भी। ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर कंपनी की बैटरी ही किसी पर्टिकुलर व्हीकल में लगे, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे कि और ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट चाह रही थी कि जो बैटरी है उसमें जो बैटरी पैक्स हैं उनमें इंटर ऑपरेटेबिलिटी रहे, और इसीलिए गवर्नमेंट साइज एंड शेप को डिक्टेट करने की बात कर रही थी अर्लियर प्रपोजल में। क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना था कि गवर्नमेंट जिस साइज और शेप में बैटरी पैक्स को प्रपोज करेगी, कंपनीज को, जो बैटरी चार्जिंग स्टेशन वाली कंपनीज हैं या जो ईवी व्हीकल्स, उनको उसी शेप एंड साइज में बैटरीज के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और बैटरी पैक्स को भी बनाना पड़ेगा, तभी उनको किसी भी फेम स्कीम के तहत इंसेंटिव्स दिया जाएगा। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट ने अपना अप्रोच थोड़ा सा चेंज कर दिया है। गवर्नमेंट इज नाउ लीन टूवर्ड्स इंडस्ट्री लेड सोल्यूशन टू बैटरी स्वैपिंग। तो बैटरी स्वैपिंग को अब इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप डिसाइड करें कितने साइज और शेप की बैटरी होगी, ना कि गवर्नमेंट, क्योंकि आप एक्सपर्टाइज हैं उस केस में, उस एरिया में। तो इंडस्ट्री शुड डिसाइड, इंडस्ट्रीज शुड कलेक्टिवली डिसाइड और यूनानिमसली डिसाइड व्हाट शुड बी द बैटरी साइज एंड शेप फॉर ईवी व्हीकल्स सो दैट इंटर ऑपरेटेबिलिटी कैन बी इंश्योर। और इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है उसने कई सारे इंडस्ट्री कंपनी से उनके इनपुट्स भी मांगे हैं, उनके फीडबैक भी मांगे, जिससे कि एक सल्यूशन जो है वो निकाला जा सके बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क को लेकर के। इसके अलावा कई सारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी इस कंसल्टेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व किया गया है। जैसे कि हम बात करें नीति आयोग, जिसने पहले कई सारे फैक्टर्स के स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, नीति आयोग को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कई सारे जो इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं, उनको इस कंसल्टेशन, इस फीडबैक की प्रोसेस में इन्वॉल्व किया गया और कहा जा रहा है कि इसको लेकर के मीटिंग जनवरी में देखने को मिल सकती है। सो इंटर ऑपरेटेबिलिटी रिफर्स to compatibility of a battery with different EV models and charging stations। तो चार्जिंग पॉइंट्स को लेकर के, बैटरी स्वैपिंग को लेकर के कई सारे स्टैंडर्ड्स फिक्स करने पड़ेंगे, तभी ये इंटर ऑपरेटेबिलिटी इंश्योर हो पाएगी। और डेफिनेटली इसके लिए कई सारी मिनिस्ट्रीज, कई सारे डिपार्टमेंट्स, कई सारे थिंक टैंक, रिसर्च एसोसिएशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सबका इनपुट लिया जाएगा प्रोबेबली उसके बाद ही, क्योंकि इसमें कई सारे इशूज़ हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इशू है, व्हीकल की डिज़ाइन, जो उस व्हीकल में बैटरी लग रही है उसकी डिज़ाइनिंग भी एक इशू है, सेफ्टी भी एक इशू है, क्वालिटी भी एक इशू है, एफिशिएंसी भी एक इशू है, अफोर्डेबिलिटी भी एक इशू है। तो कई सारे इशूज़ हैं जिनको कलेक्टिवली डील करना है। दैट इज व्हाई डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इनटू दिस प्रोसेस, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड सेट किया जाए बैटरी पैक्स को लेकर के वो यूनानिमसली एक्सेप्टेबल हो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको। और इसी के बाद ही गवर्नमेंट जो है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में जो अपकमिंग पॉलिसी लाएगी, फेम जैसी पॉलिसी, उसमें इंसेंटिव्स को भी डिसाइड करेगी। सो लेट अस सी कि फाइनली क्या डिसीजन होता है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। गवर्नमेंट प्लान्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ड्रग कंपनीज टू होल्ड अकाउंटेबल्स।
रिसेंटली हमें ड्रग मेकिंग कंपनीज में कई सारे केसेस देखने को मिले हैं। अफ्रीका में जो कफ सिरप का केस हुआ था उसके बाद से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कॉशियस है फ्यूरियस ड्रग्स को लेकर के, काउंटरफिटेड ड्रग्स को लेकर के, और उसको लेकर के रिसेंटली कई नॉर्म्स भी चेंज किए गए। आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा, हमने टाइम टू टाइम इस तरह की न्यूज़ को कवर किया है। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है? अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो ड्रग मेकर्स हैं, जो ड्रग मेकिंग कंपनीज हैं, वो सेल्फ रेगुलेशन करें। इट मीन्स वो एक अपने ही कंपनी में ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे ऑफिशियल्स को अपॉइंट करें जिससे कि अथॉरिटीज़ कम्युनिकेट कर सकें और किसी भी तरह के क्वालिटी स्टैंडर्ड ब्रीच के लिए उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके या वो अकाउंटेबल हो। तो बेसिकली गवर्नमेंट चाह रही है कि हर कंपनी में एक अकाउंटेबल इंडिविजुअल हो जो कंपनी नॉर्म्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, क्वालिटी स्टैंडर्ड को कंप्लाई करे, उस पर ध्यान रख के उसको मॉनिटर करें। तो जो एपेक्स ड्रग्स रेगुलेटर है, दैट इज प्लान टू ऑर्डर ऑल ड्रग्स कंपनीज to name so-called responsible person who will be accountable for day-to-day affairs and serve as a single point of contact for government as well as the मिनिस्ट्रीज। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ जो है उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए, गवर्नमेंट को कम्युनिकेशन करना चाह रहे तो उसके लिए एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो ड्रग मेकिंग कंपनीज में अपॉइंट किया जा सके, जिससे कि किसी भी तरह के ब्रीच को लेकर के, किसी भी तरह के इशू को लेकर गवर्नमेंट उस कंपनी के उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ नेगोशिएशन, डिस्कशन, कंसल्टेशन स्टार्ट कर सके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रशिया ऑयल इंपोर्ट्स राइज 44% इन अक्टूबर 2023। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि रशिया के साथ हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है। रशिया ने हमें डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर किया था। जब से रशिया ने हमें डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर किया है, कब से ऑफर किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। उसके बाद से कंटिन्यूअसली रशिया के साथ जो हमारा इंपोर्ट है वो इंक्रीज कर रहा है, मोर स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल का। सो रशिया कंटिन्यू टू बी द टॉप सोर्स ऑफ इंडियन ऑयल इंपोर्ट, और अक्टूबर में भी हमें ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इंडिया का जो इंटायर क्रूड ऑयल इंपोर्ट है उसका 30% जो है हमने अक्टूबर मंथ में केवल और केवल रशिया से इंपोर्ट किया है एज पर द ऑफिशियल डेटा। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली $3.78 बिलियन की वैल्यू का क्रूड ऑयल सप्लाई जो है वो रशिया से आया है। और पिछले साल के कंपैरिजन में इसमें हमें 44% का इंक्रीज देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन। ऑन सीक्वेंशियल बेसिस ऑल्सो इंपोर्ट फ्रॉम द कंट्री इंक्रीज टू 9%। तो सीक्वेंशियल बेसिस पर भी 9% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सीक्वेंशियल बेसिस मीन्स इसके पहले वाला जो मंथ है, यानी अक्टूबर में जो हमें इंक्रीज देखने, अक्टूबर का जो हम इंपोर्ट देखें तो उसको कंपेयर करें सितंबर से। सीक्वेंशियल मीन्स सितंबर से अगर कंपेयर करें तो वो 9% का इंक्रीज देखने को मिला। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वैल्यूएशन के टर्म में 44% का इंक्रीज है, और अगर सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो 9% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड दिस इंक्रीज इन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम्स डिस्पाइट डिस्काउंट ऑफर्ड बाय रशिया हैज बीन लो इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। तो पहले जो डिस्काउंट ऑफर करता था रशिया उसको थोड़ा सा डिक्लाइन कर दिया है। इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो ये जो हमारा इंपोर्ट है ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और रीज़न क्या है कि अक्टूबर में 44% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सिंपल कहा जा रहा है कि जो फेस्टिवल की वजह से जो डिमांड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज हुई है। हालांकि सितंबर में इसमें डिक्रीज देखने को मिला था, लेकिन अक्टूबर में फिर से इंक्रीज हुई है। रीजन बिहाइंड फेस्टिव सीजन इन इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एवरसोर्स कैप लुक्स टू रेज $100 million फॉर स्मार्ट मीटर बिजनेस। तो एवरसोर्स कैपिटल इज इन टॉक विद लार्ज फैमिली ऑफिसेस एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। किस लिए डिस्कशन नेगोशिएशन चल रहा है एवरसोर्स का? एवरसोर्स $100 million का फंड रेज करना चाह रही है फॉर इट स्मार्ट मीटर प्लेटफॉर्म। हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो एवरसोर्स है कई सारे लार्ज फैमिली ऑफिसेस और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कशन में है, और क्लाइमेट टेक को लेकर के कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं कंपनी ने, जिसमें से स्मार्ट मीटर इज़ वन ऑफ देम। और इसीलिए कंपनी जो है अपने स्मार्ट मीटर में अपनी प्रेजेंस, स्मार्ट मीटर की बिजनेस में अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करना चाह रही है, और इसके लिए फंड रेजिंग पर जा रही है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। इंडियाज मैक्रो मीन्स लिटिल टू क्रेडिट रेटिंग कंपनी CEA एंड टीम। तो आज के इस न्यूज़ सेगमेंट में जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनका एक बेसिकली हम कह सकते हैं पेपर पब्लिश हुआ है, एक पब्लिकेशन है जिसको लेकर काफ़ी सारी न्यूज़ हैं। तो पेज नंबर 1 के फ्रंट पेज पर भी ये न्यूज़ दी हुई है। इसके अलावा पेज नंबर 4 पर भी कई सारी न्यूज़ हैं जो कि इसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन से रिलेटेड हैं, और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनका ओपिनियन है। तो हम सारी न्यूज़ को कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल देख लेते हैं जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। इंडियाज माइक्रो मीन्स लिटिल टू क्रेडिट रेटिंग कंपनी CEA एंड टीम।
अगर हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की बात करें, स्पेशली इंडिया के लिए जो रेटिंग करती हैं, या किसी भी इंटरनेशनल या ग्लोबल एजेंसी की जो कि इंडेक्सिंग या किसी भी तरह की रेटिंग करती है, उसके अप्रोच को लेकर के इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो हमेशा अगेंस्ट रहते हैं। उनका ये कहना है कि जितने भी अप्रोच, स्पेशली जो मैथडोलॉजीज़ यूज़ करती हैं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ या जो इंडेक्स करती हैं कंपनीज, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, दीज मैथडोलॉजीज़, दीज अप्रोच आर एक्चुअली इंक्लाइंड टूवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्रीज। उनके जो अप्रोच हैं, जो मेथडोलॉजीज हैं, जो पैरामीटर्स वो यूज़ करते हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के तरफ इंक्लाइन होते हैं। और इसी वजह से कई सारी इंडेक्सेस में, रेटिंग्स में अगर हम देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो नंबर होता है, जो रैंक होती है, वो हायर होती है। तो और ये पहली बार ऐसा नहीं कि किसी पब्लिकेशन टाइटल में, किसी पब्लिकेशन में इस बात को क्रिटिसाइज किया गया है। कई बार इसे कई डिफरेंट मल्टी फोरम्स में भी, और इंडिया गवर्नमेंट तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडेक्सेस है, रेटिंग्स हैं, उनको क्रिटिसाइज ही करती है, क्योंकि उनकी मेथडोलॉजी को लेकर के हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहा है कि इनकी जो मेथडोलॉजीज हैं, जो अप्रोच है, दैट इज इंक्लाइंड और लूप साइडेड टुवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्रीज। तो उसी को लेकर के जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं मिस्टर वी अनंता नागेश्वरानंद और उनकी टीम ने जो पब्लिकेशन किया है, उसमें भी यही क्रिटिसिज्म दिया गया है कि इंडिया के अगर हम देखें तो डिस्पाइट बीइंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी सिंस लास्ट 15 ईयर्स, और कंटिन्यूसली अगर हम देखें इंडियन इकोनॉमी के पैरामीटर्स को, तो इंक्रीजिंग हमें दिख रहा है। वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कंटिन्यूसली ग्रोइंग है, एक सिग्निफिकेंट और एक अच्छा खासा डिसेंट जीडीपी ग्रोथ रेट मेंटेन कर रखा है। इस सब के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी को जो रेटिंग एजेंसीज हैं, ये लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड असाइन करती हैं, और ये कहीं ना कहीं इन कंपनीज का जो मेथडोलॉजीज है, उसके इंक्लिनेशन, उसके बायस्ड इंक्लिनेशन को इंडिकेट करता है। तो जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, कैसी कौन कौन सी रेटिंग एजेंसीज हैं? S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच रेटिंग एजेंसीज, मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। अगर हम इनके क्वालिटेटिव पैरामीटर्स देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो डेवलपिंग कंट्रीज उनको लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड में उनको असाइन किया था। इंडिया भी एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया के लिए भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखें तो जंक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी या लोएस्ट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में रहता है। A+, इस तरह की कैटेगरी शायद ही इंडिया को कभी असाइन करी गई हो। तो उसी को लेकर के जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने अपने पब्लिकेशन में कहा है कि जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ये लूप साइडेड अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करती हैं टू फाइनेंसिंग द एफर्ट्स अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। एक तो इनकी जो रेटिंग है, जो रेटिंग मेथोडोलॉजी है, वो भी सही नहीं है। इसके अलावा अगर हम रीसेंट जो बर्निंग इशूज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, उनकी बात करें, कौन कौन से इशूज़, जैसे कि क्लाइमेट रिलेटेड, कार्बन एमिशन रिलेटेड, जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो एफर्ट्स हैं, उनकी बात करें तो उनमें भी जो डेवलप कंट्रीज़ के एफर्ट्स हैं, उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उनके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर दिया जाता है। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो कितना भी इन्वेस्टमेंट करें, उसको बढ़ा चढ़ा करके शोकेस करते हैं। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो क्लाइमेट के अगेंस्ट उनके जितने भी फाइनेंसिंग एफर्ट्स हैं, उनकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उसको रिड्यूस करके दिखाया जाता है, उसको रिड्यूस करके आंका जाता है। ऐसा मानना है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन और हेल्थ सेगमेंट की बात करें, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एक्सेसिबल एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए, और अनइक्वलिटी को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए एजुकेशन और हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हालांकि इंडिया ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है अगर हम इस एरिया में देखें एज पर आवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, लेकिन उसके बावजूद भी उन एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट जो है वो कहीं नहीं मिला है। अपार्ट फ्रॉम इट, फॉरेन ट्रेड के बारे में भी जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का जो पब्लिकेशन है, जो ऐसे उन्होंने बोला कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस और रिफॉर्म्स लाए हैं फॉरेन ट्रेड में, वेयर सर्विस नाउ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल डिक्रीजिंग इन इनकम एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन इसके इन सारे पैरामीटर्स के बावजूद भी इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, फॉरेन ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंसिंग, कार्बन एमिशन, और इन सारे एफर्ट्स के बावजूद भी अगर हम इंडिया का इन्वेस्टमेंट ग्रेड देखें तो इंडियाज रेटिंग रिमेन स्टैटिक, दैट इज BBB- ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स। तो अगर पिछले 15 सालों में इंडिया के डिफरेंट पैरामीटर्स का प्रोग्रेस देखें, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेड हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो, या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड फाइनेंसिंग हो, इन सारे पैरामीटर्स में, या जीडीपी ग्रोथ रेट भी क्यों ना हो, इन सारे पैरामीटर्स में इंडिया ने पिछले 5 सालों में अच्छी खासी ग्रोथ रेट रजिस्टर करी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उनका जो अगर देखें वो भी BBB- कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट ग्रेड पर ही हैं।
तो 2008 में जो इंडियन इकॉनमी 12वीं सबसे बड़ी इकॉनमी थी, 2023 तक आते आते 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी रह गई। इसके बावजूद भी उसका इन्वेस्टमेंट ग्रेड अपग्रेड नहीं हुआ, ऐसा मानना है इस पर्टिकुलर ऐसे में हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को। दिस इज ऑल अबाउट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज माइंडसेट, क्लाइमेट चेंज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनइक्वालिटी और इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर रहे ड्यूरिंग दिस लास्ट 15 ईयर्स। और इसके बावजूद भी जो क्रेडिट एजेंसीज हैं उनका सब्जेक्टिव असेसमेंट जो है वो वैसा का वैसा ही है इंडियन इकॉनमी के लिए। अब इसके साथ देख लेते हैं पेज नंबर 4 पर दी हुई कुछ न्यूज़ जो कि इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट से ही एसोसिएटेड है। नीड टू मेंटेन पॉलिसी मोमेंटम ऑफ G20 डिक्लेरेशन। तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और उनकी टीम ने जो कलेक्शन ऑफ ऐसे किया है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि इंडिया ने G20 समिट में जो डिक्लेरेशन लिया था, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन NDLD, जो G20 का डिक्लेरेशन था, उसका मोमेंटम, उसका ग्रोथ, उसका प्रोग्रेस मेंटेन रहना चाहिए फॉर अपकमिंग टाइम। और अगर कंट्रीज चाहते हैं कि जो G20 है वो मल्टीलैटरल फोरम की तरह ही रहे, तो यूनानिमस अडॉप्शन ऑफ दिस डिक्लेरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर G20 एज वेल एज द ग्लोबल मल्टीलैटरलिज्म। तो G20 में जो भी आउटकम रहा, चाहे फाइनेंशियल टैक्स की बात करें, चाहे शेरपर टैक्स की बात करें, जो मेजर G20 आउटकम्स रहे उनको डिस्कस किया गया। और उसके बाद ये भी बताया गया है उस पर्टिकुलर इलेक्शन ऑफ ऐसे में कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री टू फॉलो दोस मोमेंटम। ऐसा नहीं है कि कुछ कंट्रीज फॉलो करें, कुछ कंट्री नहीं फॉलो करें। तो जो भी जॉइंट स्टेटमेंट आया था NDLD में, उसका मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। डेवलप्ड नेशंस नीड टू कंट्रीब्यूट मोर टू क्लाइमेट फंड। तो इसी पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ ऐसे जिसका नाम है री एग्जामिनिंग नैरेटिव्स, और इसको पब्लिश इसने किया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और उनकी टीम ने। तो उसमें ये बोला है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वही सेम चीज़ जो बहुत टाइम से बोली जा रही है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट मिटिगेशंस, क्लाइमेट इम्पैक्ट को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उनको ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। क्योंकि रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो उन्होंने जितना इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया उतना डेवलपिंग कंट्रीज अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो इट इज़ द ओनस और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द developed countries or the nation that need to contribute more to the climate fund। पहली तो बात है। दूसरी बात है कि they have more opportunities, they have more finances in comparison to developing nations। developing nations के पास अपने challenges हैं, उनके पास अदर जो हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड challenges हैं, तो उनके पास इतना फंड अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो डेवलप कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो क्लाइमेट फंड में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करें, जिससे कि जो नेट ज़ीरो गोल है वो अचीव हो सके। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के स्टैंड, जो कि इंडिया ग्लोबल क्लाइमेट स्टेज पर जो स्टैंड लेती है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, जिसको बोलते हैं CBDR और RC। इंडिया का जो अप्रोच जनरली क्लाइमेट को लेकर के, इंडिया इस अप्रोच को लेकर चलती है जहाँ पर इंडिया बोलती है कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट डिफरेंशिएटेड एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग कंट्रीज को क्लाइमेट फंडिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जो डेवलप कंट्रीज आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंडिंग एंड शुड कॉन्ट्रीब्यूट मोर फॉर दिस फंडिंग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एक्सपोर्ट लेस वल्नरेबल टू ग्लोबल डिमांड। तो इसी कलेक्शन ऑफ ऐसे में बोला गया कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है अब वो ग्लोबल डिमांड और एक्सचेंज रेट से कम इम्पैक्ट होता है। दिस इज लेस वल्नरेबल टू ग्लोबल डिमांड और एक्सचेंज रेट कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम। तो जो इनकम इलास्टिसिटी, देयर इज अ डिक्रीज इन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट to 3.44 during 2009 to 2022 from 5.67 during 1991 to 2008। तो अगर हम 2008 से और 2022 तक का कंपैरिजन करें, किससे, किस पीरियड से, 1991 और 208 के पीरियड में, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी है एक्सपोर्ट की, वो रिड्यूस हुई है। पहले इस ड्यूरेशन में कितनी थी, 5.67 थी, जो कि 2008-2022 में रिड्यूस होकर के 3.44 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अब जो एक्सपोर्ट है वो इनकम से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, और जो एक्सपोर्ट की वल्नरेबिलिटी थी, एक्सपोर्ट मींस इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसकी वल्नरेबिलिटी थी जो ग्लोबल डिमांड और एक्सचेंज रेट को लेकर के, वो अब रिड्यूस हो रही है। व्हाइल द डिक्लाइन इन इलास्टिसिटी इज फेवरेबल इन प्रेजेंस ऑफ डाउनवर्ड रिस्क सच एज डिक्लाइन इन ग्लोबल डिमांड एंड डेफिनेटली एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा गया है हम जो ऐसे पब्लिश हुए हैं उसमें। तो आप देख सकते हैं इंडिया का शेयर वर्क एक्सपोर्ट में कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है इन केस ऑफ मर्केंटाइज, इन केस ऑफ सर्विस एंड टोटल। तो आप देख सकते हैं तीनों का ही डेटा दिया हुआ है 1990 से लेकर के 2022
22 तक यानी 2022 तक का। तो कंटिन्यूसली हम देख सकते हैं इसमें हमें लीनियर फॉर्मेट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बिकॉज थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन है, वो भी जो टाइमली फैक्टर्स आए हैं, जो ग्लोबल जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स आए, पैंडेमिक है, उसकी वजह से। अदरवाइज आप देखें लॉन्ग टर्म में तो हमें लीनियर प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज गिवन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। आरबीआई सीक्स टू ऑडिट एसआरओज फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज। तो कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट ऑमनिबस नॉर्म्स जो है वो अनाउंस किए हैं। हालांकि अभी ड्राफ्ट है, ये नॉर्म है, जो रेगुलेशन है, उनको अनाउंस किए। किस लिए ये नॉर्म्स अनाउंस किए गए, किस लिए ड्राफ्ट जो है नॉर्म्स का अनाउंस किया गया? फॉर सेटिंग अप द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो आरबीआई के जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, अब वो सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एसआरओज इस्टेब्लिश करेंगी। उस एसआरओ के इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये जो ड्राफ्ट नॉर्म्स हैं ये तैयार किए जा रहे हैं। And in those, it has supposed to audit the books of such institutions. तो आरबीआई के ऑडिटिंग फंक्शन को इंश्योर करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, हेल्पफुल करने के लिए ये एसआरओज जो है वो काम करेंगे। और इनका जो फ्रेमवर्क है, जो ड्राफ्ट ऑमनी बस नॉर्म्स है, जो ये ड्राफ्ट प्रपोज कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें कई सारे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, क्या फंक्शनिंग होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, गवर्नेंस स्टैंडर्ड कैसे होंगे, ये सब प्रिस्क्राइब किया जाएगा। और ये थ्रू आउट द एसआरओज इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर दे बिलोंग्स टू, ये सिमिलर होंगे। तो जो भी ये ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, गवर्नेंस स्टैंडर्ड, ये सारे एसआरओज के लिए, एसआरओ स्टैंड्स फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए सेम होंगे। इसके अलावा ब्रॉड मेंबरशिप क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब भी जो है वो एसआरओज कौन कौन सी फॉलो करेंगे फॉर द ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन बाय रेगुलेटर, ये सब भी इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट नॉर्म्स में प्रिस्क्राइब होगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब कभी भी चाहेगा तो इन एसआरओज का जो बुक है वो इंस्पेक्ट कर सकता है और अरेंज टू हैव द बुक्स इंस्पेक्टेड बाय ऑडिटेड फर्म्स। और इन एसआरओज का बेसिक पर्पस क्या होगा? इनका ऑब्लिगेशन होगा कि ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, किसको? इंस्पेक्शन टीम को, फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन, जैसे कि इंस्पेक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली कंडक्ट हो सकें। तो ड्राफ्ट नाम जो तैयार किए जा रहे हैं एसआरओज के लिए, वो सिंपली स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मैकेनिज्म के को प्रमोट करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और इसमें फोकस इंडिपेंडेंट बोर्ड, ट्रांसपेरेंसी और जो प्रॉपर प्रोसेसेस हैं वो वेल डिफाइंड होंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें, जो इन एसआरओज का पर्पस ये है कि इंडिया में गवर्नेंस मैकेनिज्म को इंश्योर किया जा सके, स्ट्रॉन्ग किया जा सके, ट्रांसपेरेंट किया जा सके। बहुत ज़्यादा जो एम्बिग्विटी है रूल्स को लेकर के, प्रोसेसेस को लेकर के, स्पेशली ऑडिटिंग में, उसको भी रिमूव किया जा सके। तो आरबीआई का मानना है कि जो एसआरओज हैं, दे विल क्रिएट द कल्चर ऑफ कंप्लायंसेस अमंग द मेंबर्स बाय प्रमोटिंग द प्रोग्रेसिव प्रैक्टिसेस। इसके अलावा जो बेंचमार्क प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं, उन सबको भी अलाइन करेगी। जो ये एसआरओज हैं अलाइन करेंगे इन ऑर्डर टू इंश्योर द बेटर गवर्नेंस मैकेनिज्म बाय इन रेगुलेटेड एंटिटीज। सो दीज आर द एसआरओज प्रपोजल। हालांकि अभी प्रपोजल है, ये ड्राफ्ट नॉर्म है, आप यहाँ याद रखेंगे। फाइनल अप्रूवल, फाइनल नॉर्म्स, फाइनल जो डिसीजन है वो आएगा तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जो कि बैंक से ही एसोसिएटेड है और सेम पेज नंबर पर दी हुई है, उसको भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। लिक्विडिटी डेफिसिट एट 1 ईयर हाई VRR टुडे। तो पिछले 3 दिनों से लगातार हम बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं। हमने भी रिसेंटली डिस्कस किया था, शायद कल के ही आर्टिकल में डिस्कस किया था कि 2.27 ट्रिलियन तक लिक्विडिटी डेफिसिट जो है वो वाइडन हो गया है, जो कि 2024 का सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी डेफिसिट है एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 दिन का VRR, वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन जो है वो अनाउंस किया है, दैट इज शेड्यूल्ड फॉर फ्राइडे। और इसके थ्रू आरबीआई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.75 ट्रिलियन का जो लिक्विडिटी है वो इंजेक्ट कर सकती है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। और ये लिक्विडिटी डेफिसिट क्यों देखने को मिल रहा है, ये भी हमने पिछले न्यूज़ में डिस्कस किया है, कल और परसों की न्यूज़ में। अगर आपने नहीं देखा है कल और परसों का न्यूज़ एनालिसिस तो आप जाकर के दे सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो फिलहाल लिक्विडिटी डेफिसिट को लेकर के आरबीआई ने VRR अनाउंस कर दिया, जो कि आज से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड यूज हुआ है, दैट इज वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन। तो व्हाट इज दिस VRR ऑक्शन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर के बताइए, हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जो कि बैंक से ही रिलेटेड है। SBI टू साइन ₹1,800 करोड़ LOC विद
EIB फॉर क्लाइमेट प्रोजेक्ट। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि जो इंडियन बैंक्स हैं, स्पेशली SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, वो अब क्लाइमेट फंडिंग को लेकर के, क्लाइमेट गोल्स को लेकर के कई सारे मेजर्स ले रहे हैं। वो अपने खुद के बैंकिंग सिस्टम में क्लाइमेट और कार्बन एमिशन पर ध्यान दे रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, उसी को बैकग्राउंड में रख करके आप इस न्यूज़ को समझेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने थर्सडे को अनाउंस किया कि वो यूरो या अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 1800 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट साइन करने जा रही है। किसके साथ? EIB. What is this EIB? European Investment Bank for supporting what? For supporting climate action project in the country. तो SBI ने अप्रॉक्सीमेटली 1800 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट वो साइन किया है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ, जिससे इंडिया में जो क्लाइमेट एक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो क्लाइमेट फंडिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फाइनेंस कर सकें। एंड दिस एग्रीमेंट्स वर साइंड एट द बैंक्स IFSC गिफ्ट सिटी इन अहमदाबाद, जो कि हम जिसको फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के नाम से भी जानते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। पार्लियामेंट पासेस CEC टेलीकॉम एंड क्रिमिनल बिल्स। तो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो कि 17th लोकसभा का अप्रॉक्सीमेटली आखिरी सेशन है, फुल फ्लेज सेशन है, वो वेडनेसडे को ही वाइंड अप हो गया। और इस पर्टिकुलर सेशन में अप्रॉक्सीमेटली 6 बिल्स जो हैं वो पास किए गए हैं। और यहाँ पर आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द जो अपोजिशन मेंबर्स थे वो इस ड्यूरेशन में, इस लास्ट डे में एब्सेंट थे। हालांकि उनके अपने इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इस ड्यूरेशन में अप्रॉक्सीमेटली 6 इंपॉर्टेंट जो बिल हैं वो पास किए गए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बिल हैं। अगर हम देखें तो की बिल जो पास हुए हैं, दैट इज़ टेलीकॉम बिल, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और सुरक्षा बिल। इसके अलावा बिल टू पुट इन प्लेस मैकेनिज्म टू अपॉइंट CEC और ECs और CGST बिल। तो ये इंपॉर्टेंट बिल जो हैं वो पास हो चुके हैं इस विंटर सेशन में, जो कि वाइंड अप हो चुका है। कब ये स्टार्ट हुआ था विंटर सेशन? 4 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, और थर्सडे को ये एक दिन पहले ही खत्म हो चुका है। इसमें इस ड्यूरेशन में कई सारे अपोजिशन हमें देखने को मिले। मेंबर जो थे उनको डिसमिस भी किया गया, सस्पेंड भी किया गया बिकॉज ऑफ देयर अनरूली बिहेवियर। हालांकि हम उन सारे कंटेक्स्ट में नहीं जा रहे। इंपॉर्टेंट ये कि इस विंटर सेशन में हमारी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है, उसने इंपॉर्टेंट बिल पास किए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, फ्रॉम क्राइम प्रिवेंशन टू फ्लाइट सर्विसेज टेली बिल एक्सपेडाइट द प्रोसेस। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विल नॉट बी एबल टू बेटर प्रोसेस द रिक्वेस्ट ऑफ स्पेक्ट्रम एलोकेशन, जो कि लॉन्ग टाइम से बहुत पेंडिंग इशू था स्पेक्ट्रम एलोकेशन। तो फाइनली जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज थी जो इन्वॉल्व होती थी डिफरेंट सेक्टर में स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए, अब फाइनली उतनी लॉन्ग लिस्ट को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विल नाउ बी इन बेटर पोजीशन टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट फॉर स्पेक्ट्रम एलोकेशन, जो कि हम सभी को पता है, हमने कई बार टेलीकम्युनिकेशन बिल लास्ट 2-3 दिनों में डिस्कस किया है। तो टेलीकम्युनिकेशन बिल के पास होने के बाद, जो कि लोकसभा में पास हो चुका है, तो उसमें जो 18 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको बिल के फर्स्ट शेड्यूल में क्लासिफाई किया गया है, और इस सेक्टर में लॉ इन्फोर्समेंट, क्राइम प्रिवेंशन, इन फ्लाइट, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, इस तरह कई सारे सेक्टर्स जो हैं वो लिस्टेड हैं, जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम को प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर द ऑक्शन। और इन सारे सेक्टर्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन है वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा अगर ये बिल प्रॉपर्ली एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेकर के, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट हो, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हो, BSNL, MTNL, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, इन फ्लाइट, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड एनिमल, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, इन सारे सेक्टर्स में, इस तरह के 18 सेक्टर्स हैं, इनमें स्पेक्ट्रम एलोकेशन की प्रोसेस को स्पीड अप कर सकेगा, क्योंकि ये सारी कमर्शियल यूजर्स में नहीं आएंगे स्पेक्ट्रम के। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। NBFCs begin provisioning for AIF exposure after RBI tightens the norm। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर के अपना जो डिसीजन दिया था, स्पेशली बैंक्स को जहां रिस्ट्रिक्ट किया गया था, बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट किया कि AIF में अब वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसके बाद से जो NBFCs हैं, जैसे कि बात करें पीरामल इंटरप्राइजेस, IIFL फाइनेंसेस, दे हैव इन्फॉर्म द एक्सचेंजेस that they have started making provisioning after RBI came out with the norms on lender for the exposure of this alternative investment firm। तो जो अब NBFCs हैं वो अंडर प्रेशर हैं, और जो इंपॉर्टेंट NBFCs अगर हम देखें तो उन सब ने अब प्रोविजनिंग स्टार्ट कर दी है अपने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के अगेंस्ट।
और कितनी कितनी प्रोविजन बड़ी कंपनीज ने की है आप देख सकते हैं, डेफिनेटली याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर द ग्लिम्स। और आप ये समझ सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहाँ कहाँ तक कैसा कैसा इम्पैक्ट जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Duty cuts only if automakers use 45% local parts. So Indian government has proposed a new proposal in UK India FTA नेगोशिएशन, जहां पर यूके जो है वो अपने ऑटोमोबाइल्स कंपनीज के लिए ड्यूटी एग्जम्पशन, ड्यूटी कट की बात कर रहा है। इंडिया ने क्लियरली बोल दिया भैया हम ड्यूटी कट आपको तभी देंगे अगर आप हमारे यहाँ अपने ऑटोमोबाइल्स में ड्यूटी कट चाह रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी कट चाह रहे हैं, टैक्स कट चाह रहे हैं, तो हम तभी देंगे जब आप एटलीस्ट अपने ऑटो मेकिंग में 45% जो प्रोडक्ट पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारे बने हुए हों, इंडियन हो, डोमेस्टिक हो। तो अगर आप 45% या उससे ज़्यादा लोकल ऑटो पार्ट्स यूज करते हैं देन ओनली वी विल गिव यू द ड्यूटी एग्जम्पशन। तो ये प्रपोजल इंडिया के साइड से गया है फॉर यूके और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल मेकर्स ड्यूरिंग एफटीए नेगोशिएशन। और डेफिनेटली जैसा कि होना था कि यूके के जो ऑटो मेकर्स हैं, यूके की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने इंडिया की इस डिमांड को रेजिस्ट किया है। उनका कहना है कि वो केवल 25% जो लोकलाइजेशन क्राइटेरिया केवल उसको मेंटेन करेंगे, 45% तक नहीं जाएंगे। तो यूके साइड हैज़ अपोज द इंडियाज प्रपोजल्स टू प्रोवाइड द ड्यूटी कट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो लेट अस सी कि फिलहाल के लिए ये कितनी दूर तक ये नेगोशिएशन जाता है, क्योंकि ड्यूटी कट स्पेशली ईवी सेगमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंशियस फैक्टर उभर कर सामने आ रहा है बिटवीन इंडिया एंड यूके ड्यूरिंग दिस एफटीए नेगोशिएशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट ग्रांट्स एलआईसी 10 years to पास स्टेक। सो गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड वन टाइम एग्जेम्पशन to LIC Life Insurance Corporation of India to achieve 25% minimum shareholding, that is MP minimum public shareholdings within 10 years। तो गवर्नमेंट ने 10 साल का टाइम दिया है LIC को कि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसको एटलीस्ट 25% तक मेंटेन करे। तो कंट्री का जो लार्जेस्ट इंश्योरेंस है वो मई 2022 में लिस्ट हुआ था पब्लिक के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 22.13 करोड़ परसेंट या हम बोलते 3.5% या 22.13 करोड़ के जो वर्थ के जो शेयर्स थे उनको डाइल्यूट किया था थ्रू आईपीओ। हम सभी को पता है बहुत बड़ा ऑफर था, काफ़ी टाइम से आना था। तो फिलहाल वो मई 22 में आया और इसके लिए LIC को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स मेंटेन करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट अभी कितना होल्ड करती है? गवर्नमेंट के पास अभी 96.5% स्टेक होल्डिंग है LIC में। तो ये जो मिनिमम शेयर होल्डिंग है 25% की, ये मेंटेन करने के लिए फॉर बीइंग पब्लिक कंपनी LIC को 10 साल का एग्जम्पशन दिया गया है। जनरली कंपनीज को ये एग्जम्पशन नहीं दिया जाता। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने LIC को ये एग्जम्पशन दिया है। और लेट अस सी, अगर हम LIC के स्टॉक प्राइसेस देखें तो दिस इज द प्लंज इन LIC स्टॉक प्राइसेस। LIC के जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो अंडर प्रेशर है आफ्टर दिस अनाउंसमेंट एज वेल और दिस एग्जम्पशन। हालांकि जब से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन, जब से ये IPO आया भी है तब से हम LIC के अगर हम स्टॉक प्राइसेस को देखें तो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे परफॉर्मर के तौर पर LIC का स्टॉक नहीं रहा है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस